अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, यूके बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। आज एक स्पेशल माइलस्टोन अचीव किया है, चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो सोचा आज एक वीडियो ज़रूर करनी चाहिए। मेनली दो टॉपिक्स पे बात करूंगा। एक तो ये कि ओबियसली एक स्पेशल माइलस्टोन है, तो मैं अपनी ऑडियंसेस के साथ शेयर करूं कि बेसिकली मैं करता क्या हूँ, व्हाट डू आई डू टू मेक अ लिविंग, मेरी यहाँ पे जॉब क्या है, यूके के अंदर किन मार्केट्स को कवर करता हूँ। सेकेंडली इस चैनल को लेके मेरे क्या प्लान्स हैं। बट इन दोनों टॉपिक्स पे आने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन फॉलोअर्स का, उन सब्सक्राइबर्स का जो कि इस चैनल के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके कि मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस प्रोड्यूस नहीं की, बहुत गैप आया, जिसकी वजह से शायद ये 10,000 फॉलोअर एक साल पहले हो जाते, लेकिन इतना डिले आया कि 8,000 से 10,000 तक पहुँचने मुझे एक साल लग गया। और उन लोगों का भी जो सब्सक्राइबर्स तो नहीं है लेकिन मुझे देखते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं, उनका भी शुक्रिया। और ख़ास तौर पे चंद यूट्यूबर्स जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने बहुत सपोर्ट की फ्रॉम डे वन, जब मैंने चैनल लॉन्च किया था तब से और अब तक। सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन जिनके मुझे याद हैं वो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। मुक़द्दस भट्ट इल्म आलिम के नाम से एक चैनल चलाते हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर वीडियोस करते हैं। बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, अपने कम्युनिटी पेज पे मेरी वीडियोस शेयर करते हैं, जिससे मुझे सपोर्ट मिल जाती है। जुनैद अकरम ओबियसली सब जानते हैं उनको, उनके साथ एक कोलैबोरेशन हुआ था, उससे काफ़ी ट्रैफिक मिल गया था मुझे, 3-4 हज़ार लोग आ गए थे, बिकॉज़ उनकी बड़ी ऑडियंस है। तो जो लोग ढूंढ रहे थे मुझे कि समा मनी से गायब हो गया, किधर चला गया, जुनैद अकरम के साथ कोलैबोरेशन की वजह से कुछ मुझे पुराने फॉलोअर जो है वो मेरे चैनल पर आ गए नए पे। साथ में आज़ाद चाय वाला भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ाहिर है मैंने लॉन्च किया तो उन्होंने भी अपनी कम्युनिटी पेज पे इंट्रोड्यूस किया था कि भाई फ़ारूक बलोच जो है वो उन्होंने अपना चैनल शुरू कर दिया है, तो लोग समा मनी पे मुझे ढूंढ रहे थे उस वक्त। अपार्ट फ्रॉम दैट वली खान जो यूएई से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वगैरह पे वीडियोस करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन था, उनसे भी हेल्प मिली। लाइक भाई सरमाया पी के। बहरहाल इन लोगों के अलावा मैं अपोलोजाइज़ भी करता हूँ उन लोगों से जिन्होंने शायद अनसब्सक्राइब कर दिया है या जो नहीं देख रहे हैं एनीमोर, और उनका कसूर नहीं है, बिकॉज़ मैं चैनल को टाइम नहीं दे पा रहा था। और एक जो बार मैंने हिट किया था समा मनी पे, टॉप क्वालिटी रिसर्च विद द सपोर्ट ऑफ एनिमेशन, वो मैं नहीं कर पा रहा। ऑब्वियसली वहाँ पे एक प्रोफेशनल स्टूडियो में मैं शूट करता था अपनी वीडियोस, प्रोफेशनल एडिटर्स मेरी वीडियोस को एडिट करते थे और एनिमेटर्स बहुत अच्छे थे, वो सपोर्ट मेरे पास नहीं थी। और एक बड़ी वजह बहरहाल ये थी कि मैं अपनी जॉब पे फोकस करना चाहता था, इसलिए मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था। मैं यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर हूँ रियॉग रिसर्च के साथ, जैसा कि आप लोग मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी देख सकते हैं जो पब्लिक है। और रियॉग बेसिकली क्रेडिट रिसर्च प्रोवाइड करती है उन कंपनीज़ के बारे में जिन पे किसी किस्म का कोई कर्जा हो। कंपनीज़ जो हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करती हैं, लोन्स इशू करती हैं, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो फिर उसमें यानी डिफरेंट किस्म के फंड्स वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं यानी सब्सक्राइब करते हैं, तो कंपनी को पैसे मिल जाते हैं। और जो इन्वेस्टर है वो पेपर ले लेता है, जो कि बाद में कंपनी फिर मेच्योरिटी पे, यानी 3 साल का कर्जा है 5 साल का, या जो बॉन्ड की मेच्योरिटी है 5 साल का बॉन्ड है, तो वो मेच्योरिटी पूरी होने पे जो है वो उनको प्रिंसिपल यानी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी वापस कर देती है, और जो बीच में इंटरिम पीरियड उस पर इंटरेस्ट पे करती है या कूपन पे करती है बॉन्ड की सूरत में। अब जो शेयर मार्केट होती है उसकी तरह बॉन्ड मार्केट या जो लीवरेज लोन मार्केट है उसकी भी सेकेंडरी मार्केट है, वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, यानी जो ओरिजिनल इन्वेस्टर थे वो फिर आगे उसको सेल करते हैं। उसकी वजह ये हो सकती है कि जब कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो यानी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में होती हैं, तो इन्वेस्टर्स को बेसिकली डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कैश बर्न कर रहे हैं और बाद में जो मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो कर्ज़ा वापस ना कर सकें, डिफ़ॉल्ट कर जाएं, तो वो पैनिक होकर डर के बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे प्रेशर आता है और फिर जो क्रेडिट होता है यानी बॉन्ड या लोन, उसकी प्राइसेस नीचे जाती हैं। और उसका फिर फ़ायदा उठाने के लिए रिस्क टेकर्स मौजूद होते हैं, वो स्पेशल सिचुएशन फंड्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज फंड होते हैं, वर्चर फंड्स भी जिनको कहते हैं हेज फंड्स बेसिकली, वो इन्वेस्ट करते हैं। और मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी का बॉन्ड 50% गिर गया है, तो क्योंकि पैनिक होकर इन्वेस्टर ने बेचना शुरू कर दिया, तो ये जो हेज फंड्स होते हैं ये फिर इन्वेस्ट करते हैं, ये 50% डिस्काउंट पे उसको ख़रीदते हैं, बेसिकली बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। अगर कंपनी कल को अपने प्रॉब्लम्स फिक्स कर लेती है, जिस वजह से वो बॉन्ड नीचे आया था, प्रेशर था उस पर, अगर वो मसला हल कर लेती है और अपनी कैश यानी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव कर लेती है और वापस इस पोजीशन में आती है कि अपना इंटरेस्ट भी पे कर सके, कूपन वगैरह जो होता है, और ओरिजिनल जो पेमेंट है वो भी वापस पे करने की हालत में आ सके या रीफाइनेंस कर सके, तो फिर उसके प्राइस वापस ऊपर चले आते हैं। और जो अपनी हेज फंड्स होते हैं जिन्होंने रिस्क लिया होता है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं कम अरसे में। 50% प्रॉफिट अगर 1-2 साल में बना लें तो ये बहुत बड़ा छक्का लग जाता है। पर एट द सेम टाइम इसकी
जो दूसरा रुख है वो ये है क्योंकि इन्होंने रिस्क बहुत बड़ा लिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी रिकवर करे। ये भी हो सकता है कि कंपनी जो है जब 50% डिस्काउंट पे ट्रेड करा था, वहाँ से मज़ीद बुरी हो जाती है उसकी हालत और कैश बर्न करती है और इवेंचुअली डिफ़ॉल्ट कर जाती है। तो जो हैज फंड ने 50% डिस्काउंट पे लिया था, यानी जो 1 लाख वाला बॉन्ड जो था वो अगर 50,000 पे लिया था, तो वो मज़ीद फिर जो है 50,000 का भी नहीं रहता, 1,000 पे आता है, तो वो सारे पैसे डूब जाते हैं। ऐसा अक्सर हो जाता है मार्केट में। तो बेसिकली ये बहुत ही सादा सिंप्लीफाइड वर्जन है उन मार्केट्स का जो मैं कवर करता हूँ, और असल में चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। और यही वजह है कि ये जो इस वक्त मैं जो जर्नलिज़म कर रहा हूँ, मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा मुश्किल किस्म फ़ाइनेंशियल जर्नलिज़म की, फ़ाइनेंशियल सहाफ़त की मैंने नहीं देखी। और मुझे तकरीबन साल से ऊपर हो गया चीज़ों को समझने में, और अभी भी समझ रहा हूँ, मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, चीज़ें समझ नहीं आती थी। ये समझ लें कि मेरा जो 15 साल का सहाफ़त का तजुर्बा और जो जर्नलिज़म की एजुकेशन, स्पेशली जो लास्ट डिग्री थी वो तो थी भी फाइनेंशियल जर्नलिज़म में, वो सब भी कम पड़ गया था इसको समझने में। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग करके, लोगों से बात करके, स्ट्रगल करके, और बहुत सारे समझ लें कि मुश्किल मोमेंट्स थे बीच में जहाँ पे मैं बहुत डिप कर गया था, परफॉर्मेंस मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और समझ लें नौकरी के लाले पड़े हुए थे। तो इस वजह से मैं इस जॉब को टाइम दे रहा था और बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा था। इवन बाज़ औक़ात वीकेंड्स पे भी मैं काम कर रहा था। तो मैं इस यूट्यूब चैनल को या अपनी जो पुरानी ऑडियंस है उसको नहीं मैं सर्व कर पा रहा था, वीडियोस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। ये एक बड़ी वजह थी। तो बहरहाल अब इस प्रोजेक्ट को लेके, इस चैनल को लेके आगे मेरा क्या प्लान है, इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि देखें, जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये पैड प्रोजेक्ट के तौर पे किया था, लेकिन अब 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। ये इतने बड़े तो नहीं है कि मेरा किचन चला सके, मेरे बिल्स पे कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं पीक पर भी था अराउंड 1.5 ईयर अगो, जब मैं बहुत प्रोडक्टिव वीडियोस रिलीज़ करा था कंसिस्टेंटली, उसको भी मेरी जो मैंने अर्निंग्स देखी थी चैनल पे कोई $25 थी। तो वो तो मेरा इंटरनेट का बिल भी पे नहीं करती अगर मैं पाउंड में कन्वर्ट करूँ तो इतना बड़ा ये नहीं हुआ कि मैं इसको फुल टाइम दूँ, क्योंकि ये मुझे इतने पैसे दे रहा है कि मैं अपना घर भी चलाऊँ और इसी पे लग जाऊँ। लेकिन ये इतना छोटा भी नहीं है, 10,000 सब्सक्राइबर्स मैं नहीं छोड़ना चाह रहा। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस चैनल पे वीडियोस डालता रहूँ, कंटेंट प्रोड्यूस करता रहूँ। लेकिन आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बात कर रहा हूँ, मैं शायद उतना कंसिस्टेंट नहीं होगा, स्पेशली जो फास्ट डेवलपमेंट होती हैं, न्यूज़ होती हैं, मार्केट मूविंग न्यूज़ होती हैं, जो डे टू डे बेसिस पे कवर करनी होती है। जैसे लोग अक्सर कहते हैं फारूक भाई रोज़ वीडियोस बनाए। अब मैंने क्रिप्टो पे बनाई थी लास्ट वीक, उन्होंने कहा आप रोज़ बनाए। रोज़ नहीं बन सकती यार, बहुत टाइम और एफर्ट चाहिए होती है। फिर फैमिली टाइम, अभी भी मैं ग्रोसरी करने आया हूँ, देखें गाड़ी में पार्किंग लॉट में बैठा हूँ, टेस्को के यहाँ से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि घर में जाऊँगा तो फिर बच्चे हैं, फैमिली को भी टाइम देना होता है, दूसरे भी काम होते हैं। तो मैं कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा। कोशिश होगी कि चाहे हफ्ते में 1 करूँ, 2 हफ्ते में करूँ, अच्छी रिसर्च बेस्ड वीडियो करूँ, और साथ साथ छोटी छोटी वीडियोस करने की कोशिश करूँ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की, जिसका फ़ायदा ज़रूर होगा आपको, चाहे आप एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं। साथ में इकॉनमी के ऊपर भी करता रहूँ। और जो बार मैंने समा मनी पे सेट किया था, जिसके लिए लोग मुझे जानते थे कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट था, वो एनिमेशंस, विजुअलाइजेशन और फिर डिटेल रिसर्च और न्यूज़ रिपोर्टिंग, सारी वो चीज़ें उधर तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। 5 महीने लगें या 5 साल लगें, ये मुझे नहीं पता। ये आपकी सपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि कितना आप फ्रीक्वेंटली मुझे सपोर्ट करते हैं, देखते रहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है एल्गोरिथम जिस तरह काम करते हैं चैनल के, जितना लोग देखेंगे वीडियो, अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो और लोग आएंगे चैनल पे, मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी। अगर मैं 10 से 50,000 तक पहुंच जाता हूं कुछ अरसे में, तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ बिग साइन फॉर मी कि मुझे इसको और आगे लेके जाना है, और फिर आगे के स्टेप्स 1 लाख के और उससे ऊपर के। और एक पॉइंट आता है कि जब आप चैनल से इतना कमाने लग जाते हैं कि आपको लगता है कि अच्छा ठीक है यार, अब मैं इसको टाइम देता हूँ और मैं दूसरी जॉब छोड़ दूँ शायद। तो ये वजह थी जो मैं कंसिस्टेंट नहीं था। बहरहाल आज एक स्पेशल माइलस्टोन अचीव किया। आज तो नहीं किया, 2 दिन पहले शायद 10,000 फॉलोअर्स हो गए थे, 3 दिन पहले। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो करनी चाहिए, और ऑडियंस को एक अपॉलॉजी भी बनती है, एक्सप्लेनेशन भी बनती है कि भाई किधर गायब हो जाता हूँ मैं। लेकिन ये जॉब जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे मुझे फ़ायदा ये हो रहा है, मैं इतना समझ रहा हूँ फाइनेंस को, जो वेस्टर्न फाइनेंस है, आप कह लें कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस है, उसकी समझ इतनी मेरी इंप्रूव हो गई है कि मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन मेरे अपने चैनल के जो ऑडियंसेस है उनको ही फ़ायदा होगा। बिकॉज़ यहाँ पर बिल्कुल मार्जिन नहीं होता हमारे पास स्पेकुलेशन का, किसी किस्म की वीक रिपोर्टिंग का। बहुत ज़्यादा एविडेंस ड्रिवन होती है, सोर्स ड्रिवन होती है, बहुत क्रेडिबल सोर्सेज के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, और तब जाके हमारी कोई रिपोर्ट उसको एडिटर्स क्लियर करते हैं, वो छपती है। तो ये चीज़ मेरे काम आ रही है, मैं और अपने आप को ग्रूम कर रहा हूँ, और होपफुली जब ये ट्रांसलेट होगी मेरे अपने चैनल पे यूट्यूब पे, और अगर आगे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ ऑन फेसबुक और
दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो मेरी ऑडियंसिस को भी फ़ायदा होगा। आई थिंक बेगम भी वापस आने वाली होगी, इतनी देर में आई थिंक ग्रोसरी हो ही गई होगी उसकी। तो आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।